ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो है वो भयानक मोड़ पर पहुंच गया है और अब लग रहा है कि लगभग अमेरिका सरेंडर करने के मूड में है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया उससे साफ है कि अब वो झुकने के लिए तो तैयार नहीं है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, सोचिए आज 20 जुलाई है, लगभग 5 महीने होने वाला है। क्या अमेरिका हुर्मुज पर कंट्रोल कर पाया? जो ट्रंप बोल रहा था कि हमने ईरान के नेवी एयरफोर्स खत्म कर दिया है, क्या वो हुर्मुज के आसपास भी फटक सकता है? और ईरान ने क्या लगभग पूरे के पूरे खाड़ी देशों में जो सैनिक अड्डे हैं उसका सफाया कर दिया है? और क्या खाड़ी देश अब ईरान के साथ आ गए हैं? और अब इजराइल का क्या होगा? कौन बचाएगा इजराइल को? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस ईरान से अमेरिका खुद नहीं लड़ पाया, क्या इजराइल उसके सामने टिकेगा? इस पूरे वीडियो को देखिए, आपकी सारी जो क्यूरियोसिटी है वो आपको जानकारी मिलेगी और वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझ में आएगा कि ईरान कितनी बड़ी ताकत बन गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दुनिया में किसी को यकीन नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था कि ईरान इतनी बड़ी ताकत बनकर आएगा। सबको लगता था कि 4 या 5 दिन से ज़्यादा ईरान युद्ध में नहीं टिक पाएगा। दुनिया को लगता था कि जिस तरह से फिलिस्तीन पर बम गिराया इजराइल ने, जिस तरह से बूढ़े बच्चे बेरोजगारों को मारा, उसी तरह से वो ईरान पर कहर ढाएगा। लेकिन सोचिए, खामनेई ने ईरान को लोहे का ही नहीं, पत्थर का ही नहीं, बल्कि परमाणु बम का ईरान बना दिया है। दुनिया दंग है। ईरान के जो मिसाइल का जो कार्यक्रम है वो सब के सब पहाड़ी कंदराओं के नीचे हैं। अमेरिका उन मिसाइलों का बाल बांका नहीं कर पाया और सच्चाई यह है कि अमेरिका के अब सारे हथियार लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिका के जेट सुरक्षित नहीं है, उसके पास अब मिसाइल्स नहीं है और उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। कोई भी देश अभी चाहे तो अमेरिका के पड़ोसी जो देश हैं वो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं और अमेरिका को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। तो सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब वही ईरान सुपर पावर बन के उभरा है। उसके पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो 10 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है। उसके पास ड्रोन इतने हैं कि वो लगातार अमेरिका पर कहर बरपा सकता है। लेकिन सबसे जो अमेरिका के लिए खतरनाक है वो है उसका जेट का फेल होना। अमेरिका को गुमान था जेट पर, अब तक वो दुनिया के दूसरे देशों पर जाकर बम गिराता था और आराम से लौट कर चला आता था। दुनिया के पास ऐसा अपना एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल नहीं था जो अमेरिकी जेट को निशाना बना सके, अमेरिकी फाइटर प्लेन को निशाना बना सके। लेकिन ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी खड़ा किया और ऐसे मिसाइल्स बनाए जिससे अमेरिका के F-35 हो या स्पिरिट 2 बॉम्बर एक भी सुरक्षित नहीं है। खबर है कि जितने भी खाड़ी देशों में अमेरिका के बड़े सैनिक अड्डे थे वो तबाह कर दिए गए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे जॉर्डन में हो, सीरिया में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, ओमान में हो या इराक में हो। खबर ये भी है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका का अड्डा लगभग समाप्त हो चुका है और उसने अपनी जो युद्ध की स्ट्रैटेजी बदली थी कि खाड़ी देशों से मिसाइल दागेंगे, अब वो भी नहीं कर पा रहा है। साथ ही पानी में उसकी पहले ही हार हो चुकी है। हुर्मुज के आसपास भी अमेरिका नहीं फटक सकता है। उसके जितने बड़े बड़े युद्धपोत थे वो नाकामयाब रहे हैं। दरअसल ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक हमें $325 बिलियन का हर्जाना नहीं मिलेगा तब तक हम ईरान, इजराइल और अमेरिका को तेल ले जाने नहीं देगा। वहीं इसी बीच में एक और खबर है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि अब हद हो गई है, अब इंतहा हो गई है। अब अमेरिका ने अगर हमारे शहरों पर हमला जारी रखा तो हम उसके भी शहरों पर हमला करेंगे, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। आपको बता दें कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के पास 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें हैं, ये दुनिया को पता है। और इन मिसाइलों में परमाणु बम ले जाने की क्षमता है, ये भी दुनिया को पता है। और यही अमेरिका के लिए अब चिंता का सबब है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि हम अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के शहरों पर भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस युद्ध से हमें हासिल क्या हुआ। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के पास सिर्फ 1 महीने का और तेल बचा हुआ है और अगर ये मसला नहीं सुलझा, हुर्मुज नहीं खुला, तो अमेरिका में भी उसी तरह के हालात होंगे और अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत अमेरिकी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यही बात ईरान को पता है और इसलिए वो कह रहा है कि हमने 45 साल प्रतिबंध झेला है,
अमेरिका कम से कम 6 महीना तो होर्मुज बंद झेल पाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं खाड़ी देश जो है वो लगातार 6 महीना लगभग होने वाला है, 5 महीना, खाड़ी देशों ने अब तक ईरान के खिलाफ हमला नहीं किया। इसका मतलब है कि खाड़ी देश मजबूरी में अमेरिका के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ हैं नहीं। अंदर से जो खबरें छन के आई थी कि किस तरह से खाड़ी देशों ने खुद अमेरिकी सैनिक अड्डों के रियल टाइम लोकेशन जो है वो ईरान को मुहैया कराए हैं। वहीं अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया का शायद ही कोई देश है जो अमेरिका के साथ खड़ा हो अब, लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं। ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है और वो लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ईरान का ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसके लोग जरूर मारे गए हैं, लेकिन ईरान अपने आप में आत्मनिर्भर देश है। उसके पास तेल और गैस का अपना भंडार है, उसके पास अपना खाने का अनाज है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से वो तेल रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन को बेच लेता है, और इन तीनों देशों के शिप पर हमला करने की अमेरिका की हैसियत नहीं है। दरअसल युद्ध दोबारा इसलिए भड़का क्योंकि 10 से ज़्यादा शिपों को ईरान ने मार गिराया था, क्योंकि वो चोरी से अमेरिका तेल ले जा रहे थे। ईरान का साफ कहना है कि इस युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ है $325 बिलियन का, उसका हर्जाना दे अमेरिका, तभी हम उसे तेल और गैस ले जाने देंगे। वहीं खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। अगर बॉब अलदेम बंद हो गया तो दुनिया भर में गैस और तेल की सप्लाई जो है वो ठप हो जाएगा। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है, वो खुद मुश्किल में है। वहाँ मध्यावधि चुनाव भी है, उसके बाद ट्रंप का राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। वहाँ के संविधान के हिसाब से ट्रंप 3 बार कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि मैं संविधान संशोधन करूँगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाने से बचने के लिए सारी कवायद करनी पड़ रही है। दुनिया को पता है कि एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है, और जैसे ही युद्ध रुका, बेंजामिन जो है वो उसका वीडियो जारी कर देगा, और जिसकी वजह से अमेरिका में उसे जेल जाना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि वो अमेरिका जो है और डोनाल्ड ट्रंप खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर नाचते हुए लगातार युद्ध में बना हुआ है। लेकिन ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान लगातार 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था और वो उस प्रतिबंध से अब वापस आ गया है। खामनेई और लारिजानी की शहादत जरूर हुई है, लेकिन ईरान की ताकत दुनिया ने देख ली है। ईरान ने अब अमेरिकी शहरों पर भी मिसाइल दागने की बात कही है। खाड़ी देशों में कोई भी सैनिक अड्डा जो है वो सुरक्षित नहीं है अमेरिका का। वहीं अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा झटका है वो है उसका पेट्रो डॉलर कारोबार का तहस नहस हो जाना। अब खाड़ी देशों में कोई भी उसका अड्डा नहीं बचा है। अब खाड़ी देशों का तेल का कारोबार में अमेरिका का जो इंटरफेयर था, हस्तक्षेप था, वो भी लगभग बंद हो जाएगा। अमेरिका के हथियारों का जो वैश्विक वैल्यू था, जो मार्केट था दुनिया भर में, वो भी लगभग ख़त्म हो गया है। दुनिया के देशों को लग रहा है कि अब हथियार हमें चीन और ईरान से ख़रीदना चाहिए, जो कि सस्ते भी हैं और टिकाऊ भी, और जिसकी मारक क्षमता भी ज़्यादा है। तो अमेरिका को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। उसकी साख को भी बट्टा लगा है, $325 बिलियन का हर्जाना भी देना है, उसके हथियारों की मार्केट वैल्यू भी ख़त्म हो गई है, और साथ ही अरब देशों से उसका जो दबदबा था वो भी ख़त्म हो गया है। और हो सकता है कि आने वाले देशों में ईरान के साथ मिलकर अरब देश एक बड़ा नेटो की तरह संगठन बनाए, और जो तेल के कारोबार को वो हैंडल कर सकते हैं। और इसी वजह से अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं ट्रंप से। वहाँ के पत्रकार, वहाँ के सीनेट और संसद सवाल पूछ रहा है कि इस युद्ध से हमें हासिल क्या हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका इस युद्ध से वापस लौट गया तो इजराइल को कौन बचाएगा। अमेरिका तो एशिया के बाद है, लेकिन इजराइल जो है वो खाड़ी देशों के नज़दीक है, और सारे के सारे खाड़ी देश जो हैं वो इजराइल से नाराज़ हैं। इजराइल ने जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर हमला किया, निर्दोष मासूम बच्चों को मारा है, उसके बाद लोग भड़के हुए हैं, लोगों को नाराज़गी है, गुस्सा है, और वो किसी भी कीमत पर इजराइल को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान हमेशा से फ़िलिस्तीन का पक्षधर रहा है, फ़िलिस्तीन की आज़ादी का पक्षधर रहा है, और इसीलिए उसने वादा किया है कि देर सवेर हम फ़िलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद कराएंगे। तो यही सबसे बड़ा अब सवाल है कि क्या खाड़ी देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे, क्योंकि इजराइल को अब तक खाड़ी देश इसलिए हाथ नहीं लगाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि खाड़ी देश के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब अमेरिका खुद इस युद्ध में ईरान से हार रहा है तो सवाल है कि इजराइल को कौन बचाएगा। इजराइल को कोई बचाता हुआ नहीं दिख रहा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ईरान एक मजबूत देश है, सुपर पावर देश है। अमेरिका ने धीरे धीरे अपने दोस्तों को गंवा दिया है, उसके साथ यूरोप भी नहीं है अब, क्योंकि यूरोप को पता चल गया है
कि उन्हें भी खाड़ी देश से तेल लेना है, ईरान से तेल लेना है, और ईरान से वो दुश्मनी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईरान के नज़दीक है यूरोप। और जब अमेरिका सुरक्षित नहीं है तो फिर यूरोप के देश कैसे लड़ सकते हैं। ईरान को तभी हराया जा सकता था जब खाड़ी देश उस पर हमला करे, लेकिन खाड़ी देशों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि खाड़ी देशों में अब सुपर पावर बनकर ईरान उभरा है। इस युद्ध में जितना अमेरिका को करना था, साम दाम दंड भेद, जितने जेट का इस्तेमाल करने थे, जितने युद्धपोत का इस्तेमाल करना था, उन सब के बावजूद वो ईरान को हराने में नाकामयाब हो गया। इसका मतलब है कि अमेरिका इस युद्ध से हटेगा और उसके बाद असली खेल इजराइल के साथ शुरू होगा, क्योंकि इजराइल के खिलाफ सारे मुस्लिम देश है और तुर्की भी है, क्योंकि उसने न तो गजा पर हमला किया है, वेस्ट बैंक पर हमला किया है और फिलिस्तीन पर हमला किया है। और मुसलमानों में और इस्लाम में ब्रदरहुड का कंसेप्ट जो है वो बहुत मजबूत है और ये इजराइल को बड़ा महंगा पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जो है वो बना हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान पर हमला करके तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ठीक इसके उलट अमेरिका को 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना भी देना पड़ेगा और खाड़ी देशों से उसका सारा जो कारोबार था वो भी चौपट हो गया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।